Good afternoon to all. Today I am continue with this nephron स्ट्रक्चर फंक्शन तक हो गया था. उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन से ठीक है क्या क्या कौन से टिब्यूल्स होते हैं वो सब बता दिया था नेफ्रॉन में, और कौन सा किसके लिए परमेबल है. ठीक है, वो फंक्शन होने के बाद अब हमें पढ़ना है यूरिन फॉर्मेशन. अब अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, एक है फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन. ये 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ेंगे हम, फिल्ट्रेशन. पहले ही बताया था कि ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, एक एफरेंट आर्टेरियोल होता है, एक इफरेंट आर्टेरियोल होता है, और इस तरीके से यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स. ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर था. और ये उसके बाद वोमेन्स कैप्सूल था. ये वोमेन्स कैप्सूल ये वाला ग्लोमेरुलस. ठीक है, अभी एफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है. तो फिल्ट्रेशन के टाइम फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ब्लड एंटर करता है एफरेंट आर्टेरियोल से और एग्जिट करता है इफरेंट आर्टेरियोल से. और अच्छे से याद रखने के लिए ये तरीका है कि ए पहले आता है और ई बाद में आता है. किसी के भी घर में जाते हैं तो पहले अंदर जाते हैं फिर बाहर आते हैं, तो ए पहले आता है तो इससे एंट्री होगी ब्लड की, ई बाद में आता है तो एग्जिट इससे होता है. ठीक है, ब्लड यहाँ पे एंटर होता है फिल्ट्रेशन के लिए, और जब फिल्टर हो जाता है तो बाहर जाता है. ये चीज़ हमें याद रखना है. अब फिल्ट्रेशन का मेन रीज़न क्या है, फिल्ट्रेशन में ये ज़रूरी है कि फ़िल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट की वजह से, जिसे हम बोलते हैं GFR. ठीक है, GFR रेट कैसे बढ़ती है और कम होती है, ये प्रेशर्स के कारण. अब वो प्रेशर कौन से हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, अब ये प्रेशर हैं कैसे काम करते हैं, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक एंड ऑस्मोटिक. ये दोनों ग्लोमेरुलस में दोनों पाए जाते हैं. पर ये जो है वोमेन्स कैप्सूल, इसमें सिर्फ एक ही होता है, हाइड्रोस्टैटिक. ठीक है, अब ये प्रेशर कैसे काम करते हैं वो हमें देखना है. इससे पहले फिर भी ठीक है, आप ग्लोमेरुलस में काम करते हैं. अब हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलस की. अब अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की. ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम कैसे कर रहा है, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब हार्ट से किडनी में जब ब्लड ज़्यादा आता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो क्या होता है कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन एफरेंट आर्टेरियोल. अब ये कैसे है, एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड प्रेशर कैसे कम हो रहा है,
सॉरी कैसे ज़्यादा हो रहा है, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है हार्ट से किडनी में तो एफरेंट आर्टेरियोल से ज़्यादा ब्लड एंटर हो रहा है एफरेंट आर्ट, और जब ज़्यादा ब्लड एंटर हो रहा है एफरेंट आर्टेरियोल में तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो GFR रेट भी इंक्रीज़ होगी, GFR रेट, ठीक है, ऐसे होता है। अब हम अगर अपोजिट मैकेनिज्म की बात करें यहाँ पे, GFR कम होने के लिए तो जस्ट अपोजिट होगा कि लो ब्लड वॉल्यूम होगा तो लो ब्लड वॉल्यूम होगा तो लो ब्लड प्रेशर होगा, और लो ब्लड प्रेशर होगा तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा था तो GFR भी इंक्रीज़ हो रही थी। अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो GFR भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे ग्लोमेरुलस में ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वर्क करता है। अब हम बात करेंगे वोमेंस कैप्सूल की, ठीक है। वोमेंस कैप्सूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, वोमेंस कैप्सूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब वोमेंस कैप्सूल में कैसे, वोमेंस कैप्सूल में क्या है जब भी इंक्रीज वोमेंस कैप्सूल, जब भी वोमेंस कैप्सूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, मींस प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, GFR रेट डिक्रीज होगी। और इसमें क्या है, इसमें सेम होता था कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा GFR इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो GFR भी डिक्रीज होगी। ये कहाँ है, ग्लोमेरुलस में अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के हिसाब से GFR मेंटेन होता है। वोमेंस कैप्सूल में जस्ट उल्टा है कि जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वोमेंस कैप्सूल में ज़्यादा होगा तो GFR रेट डिक्रीज होगी, ठीक है। और अपोजिट मैकेनिज्म की बात करेंगे तो क्या होगा, GFR रेट यहाँ कम हो रही थी, अब बढ़ाना है तो सीधी सी बात है कि जब इंक्रीज़ हो रहा था प्रेशर तो डिक्रीज़ हो रही थी, अब डिक्रीज़ करेंगे प्रेशर, डिक्रीज़ वोमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ होगी GFR। ये हो गया दोनों में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात। अब हमें बात करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर। अब भी बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ ग्लोमेरुलस में होता है, तो मैरुलस ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ग्लोमेरुलस में ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो प्रेशर exerted by proteins, ठीक है, exerted by proteins, ठीक है। अब प्रोटीन्स कहाँ, अभी बोला ब्लड जो होता है एफरेंट आर्टेरियोल से आता है, इसमें ब्लड सेल्स भी हैं, प्रोटीन सेल्स भी हैं, ठीक है। तो जब एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड आता है तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक प्रेशर इंक्रीज एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, फिल्ट्रेशन के लिए वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो क्या होता है, ये जो प्रेशर होता है ये हेल्प करता है किसमें, ड्रॉ वाटर। इससे क्या होता है, इस प्रेशर के कारण वाटर निकल जाता है। अब जैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड एंटर किया है वो प्रोटीन कंपाउंड्स के कारण क्या होगा, वाटर चला जाएगा किडनी के ट्यूब्यूल्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर फिल्टर हो जाएगा।
अब जब वाटर फिल्टर हो गया तो अंदर ब्लड वेसल्स में जो एफरेंट से अंदर गई ब्लड गया है उसमें क्या होगा, प्रोटीन्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन कंपाउंड ज़्यादा होंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो GFR डिक्रीज़ हो जाएगी। ये ऐसे वर्क करता है फिल्ट्रेशन। तो ठीक है, अभी हमने देखा एब्जॉर्प्शन, दूसरा फिल्ट्रेशन। अब हमें देखना है फिल्ट्रेशन देखा, अब हमें देखना है रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन से सीधा सा मतलब आपको ये समझना है, जहाँ भी रीएब्जॉर्प्शन वर्ड आ रहा है नेफ्रॉन टिब्यूल्स में, मतलब जो भी चीज़ें हैं फ्रॉम टिब्यूल्स टू ब्लड जा रही है, मतलब जो भी नेफ्रॉन के जो टिब्यूल्स है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स, लूप है, फेनले और क्या है डिस्टल टिब्यूल, कलेक्टिंग, यहाँ से चीज़ें क्या है कहाँ जाती हैं, मेनली कलेक्टिंग डक्ट से जाती हैं, चीज़ें जाती हैं ब्लड में, उसको हम रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या जाता है, मॉलिक्यूल्स और आयंस जाते हैं मेनली, इसको हम रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मोस्टली ज़्यादातर यूरिन जो बन रही है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, और सिर्फ ट्यूब्यूल्स में जो बचता है उन्हीं से यूरिन फॉर्मेशन हो रहा। अब हमें देखना है कौन सा पार्ट क्या क्या रीएब्सॉर्ब करता है। अब अगर हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्या क्या रीएब्सॉर्ब करता है ब्लड में, ग्लूकोज, कल भी यही चीज़ नेफ्रॉन में समझाया था, एक बार आप और देखिएगा तो और क्लियर होगा। अमाइनो एसिड्स, वाटर, NaCl, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं वो। ठीक है, ब्लड में कहाँ से, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से। अब हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में पहले ही बोला है, लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग और एक होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब हमें बात करना है कि डिसेंडिंग कौन सा चीज़ को रीएब्सॉर्ब करता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करता है, NaCl, पोटेशियम, वाटर, मैग्नीशियम और कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब करता है ब्लड में। अब अगर हम असेंडिंग की बात करें तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या क्या रीएब्सॉर्ब होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक, अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसके लिए रीएब्सॉर्प्शन करता है, NaCl और कैल्शियम। ठीक, इसके अलावा बस दो चीज़ उसमें तब भी पढ़ाया था नेफ्रॉन में, ADH और एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम करता है। अब ADH और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कैसे काम करता है, जब ADH सिक्रीट करता है तो ये क्या क्या एब्जॉर्ब करने के लिए
काम करता है सोडियम और वाटर। सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और अगर एल्डोस्टेरोन होता है तो ये क्या करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सॉरी, ये जो होता है ADH ओनली वाटर के लिए, और ये वाटर और सोडियम के लिए। बस आपको मेन चीज़ ये याद रखना है जहाँ भी नेफ्रॉन में या फिर यूरिन फॉर्मेशन में, ट्यूब्यूल्स में कहीं भी बात हो रही है रीएब्जॉर्प्शन बढ़ आ रहा है, मतलब चीज़ें कहाँ से जो ट्यूब्यूल्स है यूरिन फॉर्म हो रहा है वहाँ से ट्यूब्यूल में से वो चीज़ें कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है, वो रीएब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्रीशन। थर्ड स्टेप यूरिन फॉर्मेशन में सिक्रीशन। इतना याद रखना है सिक्रीशन में मेन चीज़ कि जब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो चीज़ें कहाँ जा रही हैं, ट्यूब्यूल से ब्लड में, चीज़ें ब्लड में जा रही है। और जहाँ हम सिक्रीशन की बात कर रहे हैं तो क्या है, चीज़ें ब्लड में से कहाँ जा रही हैं, सारी चीज़ जा रही हैं ब्लड में से यूरिन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, उसे सिक्रीशन बोलेंगे। क्या किया जाता है, हाइड्रोजन आयंस, क्रिएटिनिन, कुछ ड्रग्स, यूरिया, यूरिक एसिड। कल भी जब नेफ्रॉन पढ़ाया था तो आपको बताया है कि यूरिन जो मेनली होता है यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह की वजह से बनती है। तो ये सारी चीज़ें सिक्रीट होती है ब्लड में से, जिसकी नीड नहीं है, वेस्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। और अभी बोला रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन में जो भी चीज़ें होती हैं वो कहाँ जा रही हैं, ब्लड में जाती हैं। और सिक्रीशन में हमें याद रखना है कि जस्ट उल्टा होता है, ये ब्लड में से ना, यहाँ यहाँ ट्यूब्यूल्स में से, फ्रॉम ट्यूब्यूल्स टू ब्लड जा रही है, और यहाँ ब्लड टू ट्यूब्यूल्स जा रही है। अब अगर हम बात करते हैं ट्यूब्यूल्स में भी पर्टिकुलरली जो पार्ट है, ये मोस्टली डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की बात हो रही है। जो ADH होता है वो कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है और वाटर रिलीज़ करने में हेल्प करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और जो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो कहाँ पे, डिस्टल प्रॉक्सिमल, वो भी कलेक्टिंग डक्ट और टेंडाइन पार्ट होता है। जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है जहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट आती है वहीं पे काम कर रहा है। ठीक है, और एक बार और मैं लिख देती हूँ लगभग सारे कंपाउंड से सिक्रीशन में कौन कौन से कंपाउंड इंक्लूड होते हैं। पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम, अमोनियम आयंस के बाद क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड। कुछ हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग यूरिन में आते हैं। हार्मोन्स, कुछ ड्रग्स होते हैं जो यूरिन में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है, तो वो वेस्ट क्या होता है, सिक्रीट हो जाता है ट्यूब्यूल्स में से, ब्लड में से ट्यूब्यूल में आ जाता है। थैंक यू।